नमस्कार फ्रेंड्स। आपका दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे में स्वागत है। इसका दूसरा टॉपिक है संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ, जिसमें भारत में न्यायिक अवसंरचना के बारे में है। देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अवसंरचना हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण मीन्स नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया NJIAI के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, इसलिए चर्चा में है। अब देखते हैं कि NJIAI मॉडल क्या है। प्रस्तावित NJIAI एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA मॉडल की तरह प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा। गौरतलब है कि नालसा का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया गया था। देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और बुनियादी ढांचे के विकास का नियंत्रण NJIAI के अंतर्गत होगा। नालसा, जो भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के विपरीत प्रस्तावित NJIAI को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखा जाना प्रस्तावित है। यह किसी बड़े नीतिगत बदलाव का सुझाव नहीं देगा, किंतु जमीनी स्तर पर न्यायालयों को मजबूती प्रदान करने हेतु चल रही परियोजनाओं के साथ आने के लिए उच्च न्यायालयों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगा। NJIAI मॉडल में सदस्य NJIAI में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश तथा केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी शामिल होंगे, क्योंकि केंद्र को यह जानकारी होनी चाहिए कि धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त एक मनोनीत न्यायाधीश, 4 से 5 जिला न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्य सरकार के अधिकारी सदस्य शामिल होंगे। यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NJIAI के संरक्षक इन चीफ हो सकते हैं, जैसे नालसा में होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है। आवश्यकता निधियों के प्रबंधन हेतु न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSS के तहत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कुल 981.98 करोड़ रुपए में से केवल 84.9 करोड़ ही 5 राज्यों द्वारा संतुलित रूप से उपयोग में लाए गए और शेष 91.36 धन अप्रयुक्त रहा। भारतीय न्यायपालिका के साथ लगभग 3 दशकों जब 1993-1994 में CSS को पेश किया गया था, तब से यह मुद्दा बना हुआ है। न्याय विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 में CSS के तहत केंद्र द्वारा जारी किए गए 650 करोड़ में से 11 राज्यों द्वारा कुल 225 करोड़ रुपए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2020-21 में CSS के तहत जारी किए गए 594.36 करोड़ में से केवल 41.28 करोड़ का उपयोग अकेले राजस्थान द्वारा किया गया था। मुकदमों की बढ़ती संख्या को प्रबंधित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका का बुनियादी ढांचा प्रत्येक वर्ष दायर होने वाले मुकदमों की बड़ी संख्या के साथ तालमेल नहीं रखता है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है, लेकिन उपलब्ध न्यायालयों कक्षों की संख्या केवल 20,143 है, जिसमें 620 किराए के हॉल शामिल हैं। साथ ही न्यायिक अधिकारियों के लिए केवल 17,800 आवासीय इकाइयां हैं, जिनमें 3,988 किराए की इकाइयां हैं। बेहतर स्वायत्तता के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे का सुधार और रखरखाव अभी भी तदर्थ एवं अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इस हेतु न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता और NJIAI, जो एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्वायत्तता के साथ कार्य करेगा, के निर्माण की आवश्यकता है। बुनियादी अवसंरचना का अभाव 26% न्यायालय परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं है।
और 16% में पुरुष शौचालय नहीं है। केवल 32% कोर्ट रूम में अलग रिकॉर्ड रूम है और केवल 51% कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी है। केवल 5% न्यायालय परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना महामारी ने सुनवाई के लिए अधिकांश न्यायालयों को एक हाइब्रिड प्रणाली मीन्स फिजिकल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड अपनाने के लिए मजबूर किया है, किंतु आंकड़े बताते हैं कि केवल 27% न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ न्यायाधीश के मंच पर एक कंप्यूटर रखा गया है। अब देखते हैं कि न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना क्या है। सीएसएस का मौजूदा फंड शेयरिंग पैटर्न 60:40 है, मतलब 60:40 है। 60 इसका मतलब ये है कि 60% जो भी धन व्यय होगा वो केंद्र करेगी और 40% जो भी धन व्यय होगा वो राज्य करेगा, तथा 8 उत्तर पूर्वी एवं 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है, जिसमें से 90% केंद्र वहन करेगी और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसमें पूरा का पूरा धन व्यय केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा पीछे और संरचनात्मक रूप से पीछे रहने के कारण। तो सबसे पहला ये है कि वित्त की कमी न्यायिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे संबंधी विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 1993 हुई और जुलाई 2021 में अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि राज्य अपने हिस्से का धन उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके द्वारा योजना के तहत आवंटित धन का व्यय नहीं हो पाता और यह व्यवगत हो जाता है। गैर न्यायिक उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग। कुछ मामलों में राज्यों द्वारा यह दावा किया गया है कि उन्होंने गैर न्यायिक उद्देश्यों के लिए फंड का हिस्सा भी स्थानांतरित किया है। यहाँ तक कि न्यायपालिका विशेष रूप से निचली अदालतों में कोई भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या आप अवगत हैं भारत में न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात से? देखते हैं। देश में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात बहुत अच्छा नहीं है। अन्य देशों में यह अनुपात लगभग 50 से 70 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है, जबकि भारत में यह अनुपात 20 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है। भारत में न्यायपालिका से संबद्ध मुद्दे। कोरोना महामारी के बाद से ही न्यायालयीय कार्यवाही भी वर्चुअली होने लगी है। पहले न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी की भूमिका ज़्यादा अहम नहीं थी। न्यायपालिका में पदों को आवश्यकता अनुसार शीघ्रता से नहीं भरा जाता है। उच्च न्यायपालिका के लिए कॉलेजियम द्वारा की जाने वाली सिफारिशों में देरी के कारण न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी होती है। निचली अदालतों के लिए राज्य आयोग या उच्च न्यायालयों द्वारा भर्ती में होने वाली देरी भी खराब न्यायिक व्यवस्था का एक कारण है। अदालतों द्वारा अधिवक्ताओं को बार बार स्थगन दिया जाता है, जिससे न्याय में अनावश्यक देरी होती है। आगे की राह क्या हो सकती है? भारत में न्यायालयों द्वारा बार बार व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया है और ये व्यक्तियों या समाज के साथ उस स्थिति में भी खड़े रहे हैं जब कार्यपालिका द्वारा लिए गए फैसलों का दुष्प्रभाव उन पर पड़ा हो। यदि हम न्यायिक प्रणाली से भिन्न परिणाम चाहते हैं तो हम इन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रख सकते। सीएसएस योजना पूरे देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों की सुसज्जित कोर्ट हॉल आवास की
उपलब्धता में वृद्धि करेगी। डिजिटल कंप्यूटर रूम की स्थापना से डिजिटल क्षमताओं में भी सुधार होगा और भारत के डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में डिजिटलीकरण की पहल को बढ़ावा मिलेगा। इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक और संरचना प्राधिकरण NJIAI के बारे में बताइए और NJIAI की आवश्यकता पर विचार करते हुए बताइए कि किस प्रकार न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं की कमी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। धन्यवाद।